हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं और हमने आपको ये भी बताया कि अभी इसका कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हम जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आते हैं वो अदर स्टेट में प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही एग्जाम के बेस पर ही क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो इसीलिए आपको बता दें कि आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अभी हमारा सिलेबस नहीं आया है तो हम तैयारी कैसे करें। ये जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन हम ला रहे हैं ये आपके सिलेबस में ज़रूर होंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसीलिए भ्रमित ना होकर के आप अपनी तैयारी करते रहिए। जब तक आपका सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक आप तैयारी करिए और सिलेबस आएगा तो आपके सिलेबस में ये सब टॉपिक जरूर रहेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है। इसमें आपको बताना है कि अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल जो है वो 90 से 110 के बीच है तो वह कैसी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है या फिर प्रखर बुद्धि है या उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ये जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 90 से 110 के मध्य की जो बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो लागू है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। आपको बताना है कि जो हिंदी अक्षर होता है वो बच्चा किस आयु में पहचानने लगता है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी 5 वर्ष में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। इसमें आपको बताना है कि जब गर्भ में बच्चा होता है यानी माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसे विकसित होने में कितना दिन लगता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा 280 दिन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बालक का विकास होता है। इसमें आपको बताना है कि किसी बच्चे का विकास मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि सिर से पैर की तरफ होता है बच्चे का विकास या फिर पैर से स्टार्ट होता है सिर की तरफ तक या फिर दोनों ओर से होता है सिर और पैर की तरफ से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सिर से पैर की ओर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था, डिम्ब अवस्था, बीजकर्ण या फिर भ्रूणावस्था। तो इसमें आपको बताना है गर्भधान यानी कि जब पेट में बच्चा रहता है तो उस समय का बताना है कि उस काल की अवस्था कौन सी नहीं है। तो ये जो आपका शैशवा अवस्था है ये जन्म के बाद का अवस्था है यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये शैशवावस्था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का। आपको ये बताना है कि गर्भ में सबसे पहले बच्चे के किस अंग का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा सिर। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 206, 230, 270 या फिर 320। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 270। और अगर हम बात करें एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं तो वो होती हैं 206 हड्डियां होती हैं जो कि वयस्क में होती हैं और जन्म के समय बच्चों में 270 हड्डियां होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। एक बच्चा जो होता है छोटा सा बच्चा है वो अपनी माँ को
कब पहचानना, कितने दिन की अवस्था में जो होता है वो पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 माह। 3 माह के अंदर, जैसे बच्चा जन्म लेने के 3 माह के बाद ही अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? इसमें आपको बताना है कि जन्म के समय जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 350 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कब हुई? इसको ऑप्शन दिया है 1930 ईस्वी में, दूसरा दिया हुआ है 1887 ईस्वी में, तीसरा दिया है 1597 ईस्वी में या फिर 1590 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत जो हुई है वो 1930 ईस्वी में हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? किस अवस्था में जो होती है वो हड्डियों की संख्या कम होती है? इसको ऑप्शन दिया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो कम से कम होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है? यानी अगर कोई 2 वर्ष का बच्चा है तो उस बच्चे का औसतन मतलब कितना प्रतिशत जो होता है वो उसकी बुद्धि का विकास होता है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 50 से 55%, 60 से 65%, 65 से 70% या फिर 75 से 80%। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 75 से 80% जो होता है वो बौद्धिक विकास हो जाता है 2 वर्ष के बच्चों की आयु में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव यानी प्री मेच्योर डिलीवरी कहा जाएगा? प्रसव का मतलब यहाँ पर है डिलीवरी से आपका। तो इसमें आपको बताना है कि अगर किसी महिला में जैसे कि एक निर्धारित जो प्रसव की यानी डिलीवरी की जो टाइम होती है, अगर उस टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाए तो वो कितने सप्ताह पहले होती है, जिसे प्री मेच्योर डिलीवरी कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1 सप्ताह से पहले, 2 सप्ताह से पहले, 3 सप्ताह से पहले या फिर 4 सप्ताह से पहले। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सप्ताह से पहले। अगर 3 सप्ताह से पहले जो डिलीवरी हो जाती है जो कि प्रसव की एक संभावित तिथि है तो उसे हम बोलते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? इसको ऑप्शन दिया हुआ है 10 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम या फिर 16 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 ग्राम। एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होना चाहिए वो 12 ग्राम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2500 ग्राम, 3000 ग्राम, 3250 ग्राम या फिर 3650 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3250 ग्राम। यानी जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का जो वजन होना चाहिए वो 3250 ग्राम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भवती महिला में कब्ज का उपचार किसके सेवन से किया जाता है? यानी कि जैसे कोई भी गर्भवती महिला है और अगर उसे कब्ज की प्रॉब्लम हो गई तो उसका उपचार किसके सेवन से सही किया जा सकता है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है केवल तरल पदार्थ से, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ से, वसायुक्त खाद्य पदार्थ से या फिर स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ से। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ के सेवन से जो है वो कब्ज का उपचार ठीक किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है अतिसार, बुखार, जलन और एसिडिटी या फिर तेज स्थिर दर्द।
तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलन और एसिडिटी। यानी कि गर्भावस्था में यूट्रस का जब गर्भाशय का जब आकार बढ़ने लगता है तो उससे क्या दिक्कत होता है, तो जो जलन और एसिडिटी है ये प्रॉब्लम होने लगता है गर्भाशय के आकार बढ़ने से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारित मात्रा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन या फिर 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी भी स्त्री को समझ लीजिए कि गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व यानी कि आयरन युक्त जो होती है तत्व होती है या आयरन की प्रस्तावित मात्रा कितनी है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। यानी कि गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को प्रतिदिन 35 मिलीग्राम जो आयरन युक्त पदार्थ होता है वो लेना चाहिए यानी खाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 15 से 17 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या फिर 8 से 9 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 से 12 किलोग्राम। यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो 10 से 12 किलोग्राम एक स्त्री की वजन में बढ़ोतरी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है। अभी हमने क्वेश्चन में आपको बताया कि जो आयरन युक्त पदार्थ हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लौह तत्व, यानी आयरन युक्त पदार्थ जो हैं वो गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जब गर्भावस्था होता है तो उसमें ब्लड की कमी होने लगती है, इससे हमें आयरन युक्त पदार्थ अधिक से अधिक लेने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धात्री माता का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए, धात्री माता का मतलब होता है कि जो किसी बच्चे को दूध पिलाए या फिर लालन पालन करे जो भी औरत एक बच्चे की, उसी को ही बोलते हैं धात्री माँ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि धात्री माँ को पहले 6 महीनों के दौरान कितने अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 500 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी या फिर 800 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 किलो कैलोरी। यानी कि धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान 600 किलो कैलोरी के अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है BCG, DPT, खसरा या फिर चेचक। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये BCG का टीका जो है वो बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है। इससे जो होता है वो क्षय यानी टीबी रोग से बचाव के लिए टीका दिया जाता है। DPT का जो टीका है ये टिटनस है, कुकुर खांसी है, इन डिप्थीरिया है, इन सब के लिए दिया जाता है, बच्चों को लगाया जाता है। टीका और प्रमुख संचारी बीमारियों से संबंधित हमने वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं और आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें संचारी रोग जो होते हैं वो हैं और टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1985 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1998 ईस्वी या फिर 1999 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1985 ईस्वी। 1985 ईस्वी में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है। यानी कि जो 33% बच्चों की मृत्यु होती है उसका आंतरिक कारण क्या माना जाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है डायरिया, कुपोषण, हैजा या फिर रक्तहीनता। इसमें आपको बताना है कि डायरिया की वजह से 33% बच्चों की मृत्यु होती है, या कुपोषण से, या फिर हैजा से, या फिर रक्तहीनता से। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुपोषण से। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। अब तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।